गुड इवनिंग मित्रों। ठंड ज़्यादा थी इसलिए वीडियो सुबह नहीं बना पाया मैं, लेकिन जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, परीक्षा 3 दिन और है ना, तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम हम ज़्यादा बता सकता हूँ पूरा। तो जितना हम लोगों ने मैथ पढ़ा है अब तक, अब उसमें देखना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन का उसमें उत्तर निकाल ले जाते हैं, कैसे कर ले जाते हैं और कैसे उत्तर निकाला जाता है। इसके लिए आपको मैं पिछली बार जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था आपका और निरस्त हो गया, मैं उसी को लेकर के चर्चा करूंगा। जैसे जो मैथ शुरू हुआ आपका, तो पहला सवाल था, ये दिख रहा होगा आप लोगों को सामने यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कह रहा है इसका अनुपात 4:5 है। तो हानि कितनी प्रतिशत है? अब 4:5 का मतलब यह है कि 4 रुपए में अगर वो खरीदता है तो 5 रुपए में बेचता है। नहीं सॉरी, इसमें 5:4 है। आपके प्रश्न में आया था 5:4। 5 रुपए में खरीदता है और 4 में बेच देता है, उसको लाभ होगा कि हानि होगी 1 रुपए की। तो प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत, कितनी प्रतिशत हानि होगी उसको। अब 100 पे पूछ रहा प्रतिशत, मतलब 100 पर हानि होगी कितनी। इसको 100 कैसे बनाएंगे? 20 से गुणा करेंगे, 20 25 100 होगा, ठीक है। और इसको कैसे? 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 का गुणा इसमें करेंगे। आपको हानि पूछ रहा है तो आपको क्रय मूल्य को ही 100 बनाना है। अगर ये 5:4 का अनुपात को हमको बराबर रखना है, जैसे x और y के बीच जो भी अनुपात है, इसको अगर बराबर रखना है तो x, ये 5:4 का मतलब होता है 5/4, या ऐसे लिखिए 5/4। अब इसमें हम 15 का गुणा कर दें ऊपर तो 15 का नीचे भी गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। इसमें हमने 20 का गुणा कर दिया ऊपर और 20 का गुणा कर दिया नीचे। 20 का गुणा किए तो यहाँ 100 मिल गया, यहाँ हो गया 80। इसको काटेंगे तो 20 कट जाएगा, वही चीज रहेगी। वही चीज यहाँ पे की गई, आपको क्रय मूल्य 100 पे, तो ये कितना हो गया? 20 चौक को 80। 100 रुपए का खरीदेगा तो कितने का बेचेगा? 80 का। तो हानि कितनी हो जाएगी? 20%। 20 रुपए की हानि हो जाएगी। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 रुपए क्रय मूल्य पे हानि कितनी होती है? 1 रुपया, इसलिए 1 रुपए पर 1/5, इसलिए 100 रुपए पर, तो 1/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 0। ये दोनों तरीके सॉल्व करने का। सबसे आसान तरीका है कि क्रय मूल्य को आप 100 बना दीजिए। वहां जो अंक आपको दिया रहेगा वो 5 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, 25 रहेगा, ऐसे रहेगा, जिसको गुणा करने पे 100 मिल जाए। जितना से गुणा आप यहाँ करेंगे उतने से गुणा यहाँ करेंगे, और दोनों का गुणा करने के बाद जो आता है उसमें से घटा देंगे। 100 में से 80 आपने घटा दिया, आपका सीधा उत्तर मिल गया। ये उत्तर निकालने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल। ये पहला सवाल हो गया प्रतिशत का। अब की बार जो दोबारा सवाल बनेगा वो दोबारा सवाल यही बनेगा, हानि पूछा, इस बार हो सकता है लाभ पूछ दे कि कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी गई है, 10% लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो 100 रुपए में 10 रुपए लाभ लेगा तो 50 में कितना लेगा? 5 रुपए।
तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा कितना, 55। ये निकल जाएगा आसान तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, है किसी घन का विकर्ण दिया हुआ आपने, घन का विकर्ण, ये चीज तो हम आप लोगों को बताना भूल गए थे भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। घन का विकर्ण है 8√3, 8 करड़ी में 3। तो हमने बताया था वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 2, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसी तरीके से घन का विकर्ण जो है, घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब घन पे आएंगे तो घन का विकर्ण हो जाता है भुजा करड़ी में 3। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, इसी का गुणा कर देंगे, भुजा गुणे भुजा करड़ी 2 छोड़ देंगे। जैसे कह दें कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 करड़ी में 2 है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा करड़ी में 2 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा कितनी है 10, और ये करड़ी में 2 है तो 10, ये करड़ी में 2 सब मिला के विकर्ण है। विकर्ण में होता है भुजा करड़ी में 2, तो भुजा कितनी हो गई 10। अब इसी 10 का गुणा आप 2 बार करिए, 10 गुणे 10 बराबर हो गया 100, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पूछ रहा है आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नया है लेकिन बहुत नया नहीं है। बस मैंने कहा ना, जो पूछता है उसको पृष्ठ मतलब पीठ मतलब बाहरी आवरण। घन जैसे लूडो आप लोग खेलते होंगे या देखा होगा आपने, लूडो का सवाल भी आता है रीजनिंग में, तो उसमें कितने फलक होते हैं, इस कमरे में कितने फलक हैं। मान लीजिए कमरा अगर वर्गाकार है, उतनी ही ऊंचाई भी अगर है, तो एक दीवार इधर की, एक इधर 2 दीवार हो गई, एक दीवार इधर की 3, एक उधर की 4, ऊपर 5 और नीचे 6। ठीक, ऊपर 5 और नीचे 6। अब घन का विकर्ण दिया है भुजा करड़ी में 3, तो भुजा कितनी हो गई उसकी 8। क्योंकि यहाँ 8 करड़ी में 3 दिया है, इसलिए सवाल में दिया है कि घन का विकर्ण 8 करड़ी में 3 है, इसका मतलब उसकी भुजा कितनी है 8 है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नीचे का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि वर्ग है इसलिए होगा 8 गुणे 8। ये एक का क्षेत्रफल हो गया, एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया, तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, गुणे 6 कर दीजिए। ये हो गया 8 64 गुणे 6, इसको निकालेंगे 6 चौक को 24 और 6 छवा के 36, तो 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। आराम से उत्तर निकल गया, कोई दिक्कत हुई, बस 6 फलक हैं इतना याद रखिए। और ये जब भी पूछा जाए घन का ही पूछा जाएगा, घनाभ का नहीं पूछा जाएगा। ये सवाल तो आ गया, लेकिन अगली बार, इस बार सवाल क्या आएगा, इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, इस बार पूछ देगा घन का आयतन कितना होगा। क्या पूछेगा इस बार, घन का आयतन। तो आयतन के बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो ये तो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो भुजा गुणे भुजा, यहाँ सब बराबर है तो इसका भी हो जाएगा भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार गुणा होगा, ये होगा 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 64 गुणे 8, 8 चौक को 32 हो जाएगा, 3 8 6 48, 3 51, ये हो गया 512। इस बार का सवाल ये आने वाला है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 8 करड़ी में 3 दिया हो, यहाँ पे 10 करड़ी में 3 दे सकता है, 9 करड़ी में 3 दे सकता है। इसलिए आप लोग इस सवाल को, इसको भी लगा दीजिएगा। घन का आयतन जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। घन का विकर्ण देख लीजिएगा क्या होता है, भुजा करड़ी में 3, वर्ग का विकर्ण भुजा करड़ी में 2। ठीक है, जब भी उसका क्षेत्रफल पूछा जाए वर्ग का, तो इसको हटा दीजिएगा और इसका वर्ग कर दीजिएगा। घन का जब भी आयतन पूछा जाए, इसको हटा दीजिएगा और इसका 3 बार गुणा कर दीजिएगा आपस में। घन, घन मतलब 3 बार। जैसे भुजा गुणे
भुजा गुणे भुजा हमने कर दिया 3 बार, इसको लिखा जाता है भुजा का घन। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका हो गया, लग गया आसान तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्तखंड में, यह है वृत्त आपका, वृत्तखंड में कितने कोण बनते हैं? यहाँ पे सेंटर पे 180 ऊपर 180 नीचे 360, उतने कोण हो गए 360 कोण हो गए। ये कह रहा है कि 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 67/7 है। आप लोग पेपर देख लीजिएगा, और पेपर जिसके पास नहीं होगा हमको मैसेज करिएगा मेरे नंबर पे, मैं पेपर को व्हाट्सएप कर दूंगा उसको। क्योंकि पेपर कई जिले में नहीं हुआ, लेकिन इलाहाबाद में पेपर हुआ था। अभी हमने एक लड़के से पेपर लिया है और उसको फोटो खींच के मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आप लोग सवाल देख लीजिए, 93 सवाल है इसमें कि 120 डिग्री, ये कह रहा है 120 डिग्री 120 रेडियन के खंड का क्षेत्रफल 66/7 है। कितना है? 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब पूरा 360 है ये, इसमें से 120 का ही कह रहा है, तो 120 कितने खंड बनेंगे? 3 खंड बनेंगे। 360 में भाग दे दीजिए सीधे 120 का, कट गया 12 36, मतलब 3 खंड बनेंगे। एक खंड का क्षेत्रफल कितना है? 66/7। तो 3 खंड का क्षेत्रफल, तीनों खंड का कितना हो जाएगा? 66 गुणे 3/7, तो 6 3 18, 6 3 18 19/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है। व्यास मतलब होता है, व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या। ये होता है त्रिज्या, और यहाँ तक कर दिया तो व्यास हो गया। मतलब त्रिज्या में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो व्यास मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। आप निकालेंगे कैसे? यहाँ क्षेत्रफल दे दिया पूरे वृत्त का, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 198/7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 198, यहाँ इसकी जगह लिख दीजिए 22/7, 198/7। अब ये इधर जब जाएगा तो गुणा 7/22 हो जाएगा। हो गया, 7 7 से कट गया। ठीक है, और ये काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 करने 11, 8 बचा, 11 8 88, और 2 9 18। तो आर स्क्वायर बराबर दे दिया कितना? 9। किसी संख्या का वर्ग अगर 9 है तो संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 3 के 9। अब आ गया आपकी त्रिज्या 3 है, तो व्यास कितना होगा? उसका दूना होगा। 3 गुणे 2 बराबर 6। आ गया उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को बस घबराना नहीं आप लोगों को है। जब भी घबरा गए आप समझ लीजिए सवाल गलत हो जाएगा। एकदम मत घबराइए, एकदम शांत मन से लगाइए। जितना आपने पढ़ा अब तक उतना ही पढ़िए, उतने पे भरोसा रखिए, उतने करेंगे। 10 सवाल करेंगे, 5 करेंगे, 8 करेंगे, 15 करेंगे, जितना के उतने करेंगे। शेष कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ अभी आज। फिर कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए। अब देखिए वर्ग है, ये विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण को कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा करड़ी में 2। तो मान लीजिए हमने बताया था वर्ग में जब भी आए, प्रतिशत आए, या दूना कर दिया जाए, तीना कर दिया जाए, तो अब क्या करेंगे? 10 मान लेंगे। इसको मान लीजिए 10 है। अगर भुजा इसकी 10 हो गई तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10 करड़ी में 2। यही कह रहा है कि इसको दूना कर दिया जाए। दूना कर दिया जाए, गुणा कर दीजिए इसी में दूना, 10 दूनी, अब हो जाएगा 20 करड़ी में 2। अब भुजा कितनी हो जाएगी? इसका मतलब भुजा भी दूनी हो जाएगी। और जब भुजा दूनी हो जाएगी तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कितना, कई गुना हो जाएगा। बोला कि तो कितना क्षेत्रफल होगा? दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा?
ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा बराबर 100 था। अब नया क्या हो गया, नई भुजा हो गई 20, तो 20 गुणे 20 बराबर 400। तो 100 था, 400 हो गया, तो कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये इस बार का सवाल था। अगले बार यह पूछेगा सीधे सीधे कि किसी वर्ग का भुजा को दूना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सवाल आ रहा है आप लोगों का। कहेगा कि वर्ग की भुजा 2 गुना कर दी जाए, कितना गुना, 2 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 300। अगर इस बार पूछा था कितने गुना हो जाएगा तो 100 था तो 400 है, तो 4 गुना है, लेकिन बढ़ा कितना 300। 100 पे कितना बढ़ा 300 प्रतिशत, मतलब 100 पे तो कितना बढ़ जाएगा 300% हो जाएगा। कितना बढ़ेगा 100 पे कितना बढ़ गया आपका 300 बढ़ गया है, अब 400 हो गया है, तो 100 पे बढ़ा 300 तो 300% हो जाएगा। इसका उत्तर 300% हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, ये सवाल आ रहा है निश्चित रूप से, मान के चलिए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है। सवाल को ध्यान से सुनिए, सवाल देखिए यहाँ पे है। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है जिसे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए क्या है, 150 है, 175 है, 60 है और 50 है। ये ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 75 में बेचता है, उतना प्रतिशत लाभ कमाता है जितना क्रय मूल्य है। 75 रुपए में बेच दिया और लाभ भी कमा लिया, तो कितने में खरीदा था वो, वही पूछ रहा है ना, कितने में खरीदा था, कितना प्रतिशत लाभ कमाया, इसकी तो बात ही छोड़िए, सिर्फ इतना देखिए कि लाभ कमाया। तो 150 में खरीदेगा, 75 में बेचेगा तो लाभ कमाएगा, तब तो नहीं कमाएगा, तब तो हानि हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत है, काट दीजिए, सीधे कलम उठाइए, सीधे मार दीजिए कन्हैया ना। 150 आप नहीं हो सकते, 175 आप नहीं हो सकते, या तो 60 में होगा या तो 50 में होगा। ये उत्तर निकालने का तरीका बता रहा हूं कि 75 रुपए में बेचता है और लाभ कमाता है, तो उसका मतलब उसका खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य 150 या 175 नहीं होगा। जब होगा या तो 60 होगा या तो 50 होगा। अगर वो 60 रुपए में खरीदता है और 75 में बेचता, तो लाभ कितने का होगा उसको, 15 रुपए का लाभ होगा। 15 रुपए 60 का क्या परसेंट है, चौथाई भाग है, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो ये हो गया 25%। अंतर आ गया दोनों में, ये नहीं होगा, आंख मूंद के मार दीजिए 50, ठीक है। या आप मान लीजिए पहले 50 को पकड़ते हैं, तो 50 में बेचता है और 75 का खरीदता है, 75 में बेचता है, तो 25 का लाभ हुआ। तो 50-25 का क्या परसेंट है, 50% है। सीधे 50 रुपए का खरीदा और 50% लाभ लिया। 50 रुपए का खरीदा और खरीद का 50% लाभ, मतलब 25 उसमें और जुड़ गया, 75 में बेच दिया। आ गया सवाल आपका, कोई दिक्कत इसमें किसी को। ये सवाल बार बार हमेशा पूछा जाता है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे काट देंगे आप लोग। ये नहीं हो सकता भैया, जितना क्रय मूल्य है, अरे जितना विक्रय मूल्य है उससे ज्यादा आप क्रय मूल्य दे रहे हैं और कह रहे हैं लाभ कमा रहा है, तो ये 2 तो नहीं हो सकता, ये दोनों होगा। और उसमें जो आसान लगे आपको वही पकड़ के उसको सेट करिए। देखिए सेट होता है, जैसे हमने 50 पे सेट किया, हो गया, तो आप 50 मार दिए, उत्तर है। नहीं, अगर आपने 60 पे सेट किया और 60 लगा नहीं यार, 15 चौका 60 है, तो 25% हो रहा है। जब ये 25% हो रहा है तब
बिना 50 को सेट किए मारिए उसको उत्तर चौथा, यही उत्तर होगा ही, और आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, जैसे ये दो वृत्त हैं, इनके केंद्र हैं, कह रहा है बना लिया करिए, अगर नहीं आता तो बना लिया करिए। इनके बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के योग से कम है। मान लीजिए ये 7 है और ये 7 है, और दोनों वृत्त कह रहा है कि सटा दिए जाएं। एक का केंद्र यहाँ है, एक का केंद्र यहाँ है। अगर ये दोनों दूर दूर हैं तब तो दोनों की त्रिज्या जोड़ दीजिए 14, या तो 14 से ज्यादा होगा। और दोनों वृत्त अगर सटा हुआ है, ये 7 है और ये 7 है, तो योग कितना हो गया? 14 हो गया। तो दोनों के योग से कम है। कम कैसे होगा? कि दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेद शब्द देता है, प्रतिच्छेद शब्द देता है, इसका मतलब होता है काटना। दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, ये आपका उत्तर हो गया। इस टाइप से सवाल आता है, प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, फिर आगे एक संख्या दी हुई है, रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल जो भी आपको आएगा बहुत ही आसान आएगा। या तो ऐसे आएगा 1, 3, 5, 7, 9, या आएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें एक संख्या गायब कर देगा, पूछ देगा यहाँ क्या है, यहाँ एक संख्या गायब कर देगा, पूछ देगा यहाँ क्या है। ये दो तरीके हैं। एक तीसरा तरीका है जो पूछा जाता है अक्सर। ये सवाल दिया हुआ आपका 1, 5, 2, 10, फिर गैप है, फिर 15, 4, फिर 20। कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे जोड़िए, एक ऐसे और इसको ऐसे कर दीजिए, सवाल लग गया आपका। यहाँ 5 का 10 हो गया, यहाँ 10 में 15, 5 जुड़ गया, यहाँ 5 जुड़ गया, 20 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 था, 1 का 2 हुआ, 2 का यहाँ क्या होगा? 3 होगा, तब 3 में 1 जुड़ेगा, 4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 3 होगा। ये सवाल आपका लग गया। फिर एक सवाल और है, इसको आप लोगों को हम पढ़ाए नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक सवाल हमने यहाँ लिख लिया जिसको आप छोड़ सकते हैं आराम से। फिर दिया है वही सवाल जो हम बता रहे थे कि बार बार पूछा जाता है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। इस बार कमी आ सकती है। वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि और कमी, ये दोनों सवाल हम लगा देते हैं आप लोगों के लिए। वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि या कमी हो जाए, अगर वृद्धि या कमी हो जाती है तो क्या असर पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पे यही पूछ रहा होगा, यहाँ तक मेरा ख्याल। हाँ, यही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले मान लीजिए हम वृद्धि हो गई, वर्ग है 10, भुजा उसकी है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 100। और कह रहा है कि 10% की वृद्धि की जाए, तो 100 में 10 की वृद्धि की जाएगी, तो 10 में कितनी की वृद्धि होगी? 1 की 10 में 100। अब भुजा कितनी हो जाएगी? 11। अब क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 11 गुणे 11 बराबर 121। मतलब 21% की वृद्धि हो गई उसमें। ये सवाल हम बताए थे बार बार, 21% की क्या हो गई? उसमें वृद्धि हो गई। और मान लीजिए 10% की कमी वाला सवाल, ये तो इस बार का सवाल था, अगली बार आएगा तो कह देगा कमी हो गई भैया। क्या हो गई? कमी हो गई। तो कितने परसेंट की कमी आई? वृद्धि की बात छोड़िए, कमी कितने परसेंट की आई क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल पहले कितना है? 10 गुणे 10 बराबर 100। अब 100 में 10 कम हो गया, 90 हो गया, तो 10 में कितना कम होगा? 100 में 10 कम हो रहा है, तो 10 में 1 कम होगा, ये हो गया 9। अब भुजा कितनी हो गई इसकी? 9 हो गई। तो 9 गुणे 9 बराबर भुजा गुणे भुजा बराबर 9, 9 81। बचा कितना? 19। 100 में से घटा दीजिए, कितना कम हुआ? 100 पे कितना कम हुआ? 19। ये 19% आपकी कमी आ गई। ये दोनों सवाल याद रखिए, हो सकता है इसी को रिपीट कर दे इसी टाइप में, या हो सकता है इसी को बढ़ा दे।
एक सवाल और आता है कभी कभी, वर्ग में आ जाता है, आयत में। आयत में कहता है कि उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% कम कर दी जाए। ये मान लीजिए पहले ये 10 था, ये 20 था और ये 10 था। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया 200। ठीक है। अब कह रहा है एक में 10% की वृद्धि की जाए, एक में 10% की कमी की जाए। इसमें 10% की वृद्धि कर दीजिए, इसमें कमी कर दीजिए। 10% की वृद्धि करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 100 में 10 बढ़ेगा तो 10 में 1 बढ़ेगा, 20 में 2 बढ़ेगा, ये 22 हो गया। अब लंबाई इसकी हो गई 22, 22 गुणे ये, इसमें 10% कमी कर दीजिए, ये हो गया 9। अब कितना हो गया? 198। कितना आया? 2% की कमी। आप लोग इसको कम से कम याद रखिए, नहीं ऐसे लगा पा रहे हैं तो याद ही रखिए इसको कि अगर किसी वर्ग के क्षेत्र भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन 21% बढ़ जाता है। और भुजा को अगर वर्ग की दोगुना कर दिया जाता है तो 2 दूना 4, 4 गुना हो जाता है, मतलब 300% बढ़ जाता है। और किसी तरह किसी आयत कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, या चौड़ाई में 10% की वृद्धि या लंबाई में 10% की कमी अगर आ जाए तो उत्तर आपका यही होगा। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आएगा। कह रहा है अगला सवाल है कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र और 9 वर्ष के बाद का गुणनफल। ये मोहन वर्तमान में है, मोहन महोदय ऐसे लिख लिया करिए, वर्तमान में है। कह रहा 5 वर्ष पहले, ठीक, और 9 वर्ष के बाद। ये संख्या जो आएगी और ये संख्या जो आएगी, दोनों का गुणनफल क्या होगा? 15 होगा। सवाल में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल कितना है? 15 है। मान लीजिए 20 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है सवाल में ऐसे ही। तो कह रहा है क्या पूछ रहा है उसके बाद? तो क्या कब की उम्र पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है मोहन की कितनी है। अब देखिए 5 साल पहले तो कम से कम मोहन 5 साल का तो है ही। इधर क्या बचता है? 6, 7, 8, 9, 10। किसी भी संख्या में, जैसे 6 से में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 15 आएगा? नहीं आएगा। 7 में किसी संख्या से गुणा करेंगे 15 आएगा? नहीं आएगा। 8 में करेंगे नहीं आएगा। 9 में करेंगे नहीं आएगा। 10 में करेंगे नहीं आएगा। इसके बाद एक ही संख्या बचती है 15। 15 में अगर 1 का गुणा यहाँ कर दिया जाए तो 15 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब मोहन वर्तमान में कितने साल का है? 6 साल का है। 9 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी 15 साल, और 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? 1 साल। तो दोनों का उत्तर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और है जो हमने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, तो इसको हम 2 कर दे रहे हैं। फिर है महत्तम मान है, वो भी लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आसान सवाल कैसे आते हैं, आसान सवाल को बता रहा हूँ। फिर देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, परिमेय संख्या अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जिसे सही बटा में लिखा जा सकता है। जैसे 2 को जैसे हम लिख दिए 4/2। 4/2 का मतलब कितना है? 2 दूनी 4, 10/5, 5 दूनी 10। तो 2 को सही बटा में लिखा जा सकता है, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सवाल आपका ये है कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है? यह परिमेय संख्या क्या है आपकी? माइनस में है। अब इससे बड़ी संख्या कौन होगी? जो प्लस में होगी। ऑप्शन देख लीजिए कैसे दिया हुआ है, -1/4, -3/-8, और है -2/7 और -1/3। प्लस संख्या ही इससे बड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक तरफ माइनस है, एक तरफ क्या है? माइनस है। तो
तो जब भी बड़ा हो, ऊपर या नीचे अगर माइनस है तो जो प्लस होगा वही उससे बड़ा होगा। तो इसमें तो केवल एक ही तरफ माइनस है, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा। इससे बड़ी संख्या कौन होगी? ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? +3/8 हो जाएगा। ये प्लस हो गया। तो कोई व्यक्ति ऋण में है तब बड़ा है कि अपने पास कमाया है तब बड़ा है, उसके पास धन है। तो माइनस का मतलब ऋण इसीलिए कहा जाता है, समझाने के लिए कि प्लस माइनस हिंदी में कहते हैं धन और ऋण, गुणा और भाग। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा। उससे सवाल आसान था, बस इतने देखना था कौन सा प्लस में आ रहा है। माइनस सब में दे रखा है, ऊपर नीचे दोनों माइनस, दोनों माइनस मिटा दीजिए, हो गया प्लस आपका। ये सबसे बड़ा है, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो संख्या कौन सी है? जनरली सवाल ऐसे ही आते हैं, ये नहीं पूछतेगा कि इसका महत्तम कितना है, इसका लघुत्तम कितना है। जैसे मान लीजिए अगर महत्तम, देखिए लघुत्तम महत्तम निकाला कैसे जाता है। महत्तम अगर पूछ रहा है कि मान लीजिए समथिंग संख्या दे दे और उसका 4 महत्तम दे दे, A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपको मिल गया। पूछ लिया कि इन संख्याओं का महत्तम कौन सा है, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको काट दीजिए, वो नहीं होगी। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको घेर दीजिए। जो दो संख्याएं बच रही हैं उसमें से छोटी संख्या से, जिसमें से आप आराम से, बड़ी संख्या से जिससे आप भाग दे सकते हैं, उससे काटिए। देखिए क्या तीनों कट जा रहा है? अगर तीनों कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी संख्या से ट्राई करिए। यहाँ पे दोनों बड़ी संख्याओं को पकड़िए आप। इसमें जो दोनों बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को आप काट दीजिए, दोनों बड़ी संख्याओं को पकड़ लीजिए, पारी बार भाग दे दीजिए दोनों से, जिससे वो कट जाए, वो महत्तम होगा। और अगर लघुत्तम पूछता है, लघुत्तम पूछता है नहीं, जनरली पूछेगा ही नहीं, बच्चों वाला फिर हो जाएगा ना, क्लास 8 वाला। अब ये पूछता है कि ऐसे मान लीजिए संख्या, देखिए दो संख्याएं अगर हैं तो दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का गुणा किया जाता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के योग के बराबर आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो संख्याएं चुनिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 10 और 20, ये पहला ऑप्शन है आपका ए। बी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 14 और 24। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ आपका 24 और 34, और डी ऑप्शन में दिया है 34 और 44, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 336। अब किस संख्या का गुणनफल 336 होगा? हमने कहा था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या काट दीजिए। अब देखिए कटता कैसे। 10 में 20 का गुणा करेंगे, आएगा 336? नहीं आएगा, 200 आएगा। बिना लगाए काट दीजिए। 300 दहा में 34 दहा में 340 तो खुद ही हो जाएगा, और ये 44 से गुणा कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। देखिए मैं भी नहीं जानता हूँ ना, तो मैं लगाया हूँ इसको अभी देख रहा हूँ उसको। इधर देखिए 24 गुणे 34, 24 मतलब 24 दहा में 240 होता है, तो 20 गुना कितना होगा उसका? 480 हो जाएगा। 240 का फिर दूना कितना होगा? 480। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन ये गुणा करेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे, जब 34 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 3 12 13, फिर गुणा करेंगे तो लंबा आ जाएगा। इसका गुणा आप वहीं कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं, इसका गुणा करिए। 14 चौक को 56, हाथ में लगा 5, 14 दूनी 28, 5 33, आ गया 336। इसको मार के आगे बढ़िए। 2 हमने बताया ऑप्शन, आप पहले काट दीजिए। 2 ऑप्शन ही बचा। 2 ऑप्शन अगर आप पहले इसको लगा रहे हैं, यही आ गया तो ठीक है। अगर ये मान लीजिए ना आता, अगर ये ना आता, जैसे यहाँ मान लीजिए देता 18 और 28, और मान लीजिए यहाँ दे देता वही चीज 14 और 24, और इसको आप करते, इसका गुणा आप करते और नहीं आता ये चीज, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर जो ऑप्शन बचा हुआ है उसको मार के आगे बढ़ लीजिए, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और, मान लीजिए 3 सवाल हो गए। अब वो दिया है 3:57 PM से 5 घंटे पहले का समय क्या था। 3:57 PM से 5 घंटे पहले का समय, तो मतलब लगभग 4 घंटे का पहले खुदे समय हो गया। 3:57 PM है, इसके बाद जो ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन तो AM में दिया है, चौथा PM में दिया है। पहले है तो 9:59 बाद में होगा ना, तो ये ऑप्शन कट जाएगा अपने आप। इसको लगाएंगे आप, जोड़ लेंगे, निकल जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, है रीजनिंग का सवाल, लेकिन मैथ इसमें अप्लाई होगा। एक वृत्त बनाया हुआ है प्रश्न में आपके, और उस वृत्त में कई भाग बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीनों छोटा है, 1 2 3 और एक ये। इसमें लिखा है किराया, किराया है आपका कितना, 13%। यहाँ लिखा है भोजन 48%, और कपड़ा पे 11%, ईंधन पे 10%, शिक्षा पे 16%, ये शिक्षा है, और ये है अन्य। ठीक है, यदि परिवार के कुल आय का 3500 है, कितना है, 35,000 आय हो गई। ईंधन तथा भोजन पे कुल कितना खर्च होगा। अब देखिए ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए सब उठा के इकट्ठा, सीधे लिख लिया करिए ऐसे, 48 13 11 16 10 हो गया इतना, 48 13 11 10 16, ये कितना हो गया आपका, 8 6 14 15 3 18 के 8, हाथ में लगा 1 5 6 7 8 और 9, 98। सब में प्रतिशत लिखा हुआ है, मतलब 100 में से ही, तो 98 में बचा कितना, ये 2% हो गया अन्य पे। अब कह रहा है प्रतिशत निकालना है यहाँ पे सीधे सीधे, कि भोजन और ईंधन पे कितना खर्च करता है, 48% और 10% कितना हो गया, 58%। इतना आपने निकाल लिया, और ये कितना है, 35,000 उसकी आय है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन है इसका 10,700, दूसरा ऑप्शन है 20,300, तीसरा ऑप्शन इसका है 30,000, और चौथा ऑप्शन है 34,000। हमने बताया ना कि आप ऑप्शन देख के सवाल कैसे लगाया जाता है। तो 35,000 का 60% का मतलब आधा से ज्यादा,
50% का मतलब आधा, और 60% का मतलब आधा से थोड़ा सा ज्यादा। 35,000 का आधा कितना होगा? 17,500। कितना? 17,500। तो 17,500 जब कम 17,500 के ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं होगा, तो मतलब 10,700 वाला ऑप्शन नहीं होगा। और इसका 10% कितना होगा? 3,500 होगा। तो 17 3 20, मतलब 20-21,000 के आसपास आना चाहिए, 21-21,000 के आसपास आना चाहिए। तो ये 34,000 और 30,000 काट दीजिए। 20,300 सवाल आपने लगाया नहीं, लेकिन मान के चलिए कि वही है। और नहीं मान लीजिए आप कर पाते हैं, तो सीधे सीधे आप निकाल लीजिए 35,000 का क्या परसेंट? 58%। सवाल यही पूछ रहा है। ये कितना हो गया? 40 और 48 10 58। तो सीधे सीधे लगा दीजिए। अगर ऑप्शन पकड़ लिया आपने तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 और 48 और 10 कितना हो गया? 58%। 58% माने किसका 58%? 35,000 का 58%। ये हो गया आपका 35,000 का माने गुणा 58%। ये 2 जीरो कट गया आपका, ठीक है। अब बचा कितना? 350 गुणे 58 गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। 8 × 5 = 40, हाथ में लगा 4, 8 × 24 4 28। ये हो गया 0। ये हो गया 5 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 3 15 2 17। ये हो गया इतना 8 5 13 7 2 9 और ये 10, हासिल जोड़ दिया 10, और ये हो गया 2। 20,300 अपने आप आ गया। दोनों आ गया, दोनों तरीके से, जो तरीका आपको आसान लगे। सबसे आसान तो मेरे देखने में यही था कि इसका आधा करिए 17,500 और इसका 10% लगभग 3,500। 17,500 और 3,500 जोड़ने की भी जरूरत नहीं। देखिए कि 20-21,000 के आसपास कोई है, एक ही अगर उसके आसपास है तो उसी को मारिए और आगे बढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसको कहते हैं बिना सवाल लगाए सवाल हल करना। अब देखिए अगला है कि आज अप्रैल, इसका कैलेंडर का आ गया। मान लीजिए 4 सवाल हो गया। कैलेंडर अभी आपने लगाया भी नहीं है, हमने लगवाया भी नहीं, क्योंकि समय कम है। और आज इसलिए सब पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग इसको दोहरा लें एक बार। पर्यावरण पढ़ाऊंगा तो पर्यावरण को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। कल भी बता दूंगा, रात में वीडियो डाल दूंगा, कल बता दूंगा। कल सुबह उठेंगे आप, जो खोलेंगे आपको मिलेगा पर्यावरण का वीडियो 10 बजे तक। आप उसको 5 बार पढ़ लेंगे परीक्षा तक। लेकिन ये मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैथ को मैं आज रख दिया हूँ। दिया गया है कि दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोण का अंतर क्या है। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। ये देखिए टोटल बनता है कितना? 180 डिग्री। चांदा प्रकार है, यहाँ कितना होता है? 90 डिग्री। इससे कम चाहे इतना हो, 70 डिग्री हो, चाहे 80 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, ये जितने सारे कोण हैं ये सब कौन से कोण है? न्यून कोण है, 90 से कम है। और संपूरक कोण क्या होता है? ये 80 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं संपूरक कोण। जो एक रेखा को सीधी कर दे वो संपूरक कोण है। तो 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री में कितने का अंतर है? 9 दूनी 18, 90 90 प्लस, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री का अंतर है। बिना लगाए सवाल आप हल कर दिए, कोई जरूरत नहीं है। कितने समय में, अब देखिए साधारण ब्याज का सवाल आया है, लेकिन कोई भला मानस था, अच्छा पेपर बनाया है। कितने समय में 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मूलधन 5/6 होगा। अब मूलधन तो दिया ही नहीं, समय भी नहीं दिया, केवल वार्षिक ब्याज की दर दिया है। तो मान लीजिए मूलधन वहां क्या? 100 रुपया। और कह रहा है कि साधारण ब्याज, मूलधन का ब्याज कितना? ब्याज दिया है मूलधन का 5/6, मूलधन 100 का 5/6। ये सवाल दिया हुआ है।
कितने समय में 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। आप इसको पढ़ लीजिए ढंग से, आसानी से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, जोर दे के पढ़िए। मूलधन का 5/6 उसका ब्याज हो जाएगा। काट दीजिए, 2/3 6, 2×5 10, ये 50 ही हो गया, 5 25, 250/3। ठीक है, ये हो गया ब्याज। अब पूछ क्या रहा है? समय। समय बराबर क्या होता है? सूत्र हमने बताया था, नहीं याद है तो ब्याज का सूत्र आपको पता है ना। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको बता देंगे आप लोग। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। सब उठा के रख दीजिए इसी में। ब्याज कितना हो रहा है? 250/3 गुणे 100, ठीक, बटे मूलधन कितना है? 100 गुणे दर कितनी है? अब दर इन्होंने दिया है 16/2/3। अब इसको बदल दीजिए सीधे सीधे। 16×3 = 48, इसको गुणा करिए। 16×3 = 48, 2 50/3। ये कितना हो जाएगा? 50/3। अब ये 100 से कट गया। अब ये बचा 250/3 और उसके बटे 50/3। यहाँ जब लिखेंगे इसको 250/3, तो यहाँ बटे में 50/3 है और गुणे में करेंगे तो 3/50। ये 3 3 से कट गया, 5 0 0 से कट गया, होगा 5 25। मतलब कितने साल में? 5 वर्ष में। सवाल आ गया आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मान के चलिए इस बार ये सही बटा नहीं पूछा जाएगा। इस बार समय का आसान सवाल इस बार आएगा इसका। पूछ देगा तब भी ऐसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर अगला सवाल देखिए। 10 रुपये दर्जन की दर से केला खरीद कर 12 रुपए के 10 केला बेचता है। केला कितने का खरीदा? 10 रुपया। 1 दर्जन केला खरीदता है, मतलब कितने? 12 केले। बेचता कैसे है? 10 रुपया के 10 केले, नहीं 12 रुपए के, सॉरी, 12 रुपए के 10 केले बेचता है। अगर आप 10 रुपए का 10 केला बेचते हो तो 1 केले का दाम 1 रुपया, और 12 रुपए का बेचते हैं तो 1 केले का दाम कितना हो जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा। तब न 12 होगा। 1 रुपये 20 पैसे में 10 का गुणा करेंगे तब न 12 आएगा। दशमलव कोई मतलब नहीं फिर। अब 10 रुपये तो उसे लाभ कितना हो रहा है? 2 केला ज्यादा बेच रहा है। 12 रुपए का 10 केला बेच दिया, और जो 2 केला और बचा है वो 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेचेगा उसको ना। फिर 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 रुपये 40 पैसे का ये भी बेच दिया। 12 रुपए का यहाँ बेचा था, यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट उसको यहाँ पे हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपए का प्रॉफिट प्लस 2 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट, मतलब 4 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट। 10 रुपये लगा करके 4 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट कमाया। जैसा कि हमारी सरकारी संस्थाएं थी करती आजकल, और बहुत ही चालाक और होशियार आदमी था। 10 रुपये में लगभग 50% का लाभ ले लिया केले में। जैसा कि सब्जी वाले यहाँ करते हैं, आप लोग खरीदते होंगे, आप लोगों को पता होगा। 10 रुपये में 4 रुपये 40 पैसे कमाता है, तो 100 रुपये में कितना कमाएगा? इसको 100 रुपये बनाना हो, 100 तो कैसे क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तब ना 100 रुपये होगा। या ऐसे करिए, 10 रुपये में कमाता है 4 रुपया 40 पैसा, 1 में बटे 10, इसलिए 100 में। ये सब झांप करने का कोई मतलब नहीं है,
सीधे इसको बनाना कितना आपको है, 100 बनाना है। 10 रुपये को 100 बनाना है तो 10 से गुणा कर दीजिए। 20 रुपये होता तो 5 से गुणा कर देते। जितना गुणा आप यहाँ से करेंगे उतने गुणा यहाँ कर दीजिए। 10 का गुणा आपने किया, 10 का गुणा यहाँ से कर दीजिए। 10 का गुणा आप करेंगे यहाँ पे तो दशमलव ये यहाँ से हट के यहाँ चल जाएगा तो 44.0 आ जाएगा। 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 44% लाभ ले लिया वो। कितना लाभ लिया, 44%। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सवाल नहीं आ रहा है तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन भी बड़ा मजेदार है। 44% पहला ऑप्शन है, दूसरा है 36%, तीसरा है 42% और चौथा है 48%। तो हमने बताया कि 10 रुपए में 4 रुपये 40 पैसे का लाभ कमा रहा है तो लगभग आधा कमा रहा है, मतलब 50% लाभ कमा रहा है। तो 36 तो नहीं होगा, 42 भी नहीं होगा, 50 के आसपास वाली संख्या होगी। तो या तो 44 होगा या तो 48 होगा। तो 44 को उठा के सेट करेंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑप्शन पकड़ के लगाना। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि इसको पकड़ के लगाएंगे कैसे। बता तो दिए सर कि ऐसे ऑप्शन पकड़ के लगा लेना। ये 44%, 10 रुपये का 44%, मैंने 44/100, ये 0 कट गया। 44/10, 44/10 मैंने 4.4। तो 44 में भाग देंगे 10 की, या बटे अगर 10 रहता है तो 1 अंक पे दशमलव, 100 रहता है तो 2 अंक पे दशमलव हो जाता है। तो 4.4 इतने पैसे का फायदा, और यहाँ कितने पैसे का फायदा आ रहा है, वहाँ उतने पैसे का फायदा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसी ऑप्शन पकड़ के ऐसे लगाते हैं। ये सवाल आपका हो गया। फिर अगला सवाल, किसी संख्या का 30% उस संख्या की 3/4 से 63 कम है। संख्या मान लीजिए x है, उस संख्या का 30% मतलब 1/3 गुणे 30/100, x का 30%। फिर कह रहा है उस संख्या का 3/4 मैंने x का 3/4 मैंने 3/4, 3/4 से 63 कम है। ये संख्या इससे 63 कम है। इसका मतलब इसमें अगर 63 जोड़ दें तो ये बराबर हो गई, बराबर हो गई ना। ये संख्या इस संख्या से 63 कम है तो 63 जोड़ दिए तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अब देखिए 63 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, या इसको यहाँ आगे लिखिए पहले, x का 3/4 बराबर, तो x का 3/4 मैंने 3x/4, ये इधर प्लस है, ये देखिए कट जाएगा, ये 3x/10 हो जाएगा। इधर प्लस है यहाँ पे ना, नहीं कुछ लिखा रहता तो प्लस रहता है, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 3x/10। अब 10 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 20। नहीं आता है समझ में लघुत्तम की कैसे लेंगे तो सीधे गुणा कर दीजिए। 40 लिखिए यहाँ पे सीधे। अब 40 में 10 का गुणा करेंगे ना तब ना आएगा, 4 में 10 का गुणा तब 40 आएगा। तो 10 का गुणा ऊपर भी कर दीजिए, ये हो गया 30x। ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 10 चौका 40 माइनस 4 बार गुणा करना पड़ा तो 4 बार ऊपर भी गुणा करिए, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 63। ठीक। अब 30x में से 12x घटाएंगे तो 18x बचेगा बराबर 63, और गुणे इधर बटे है, इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा 40।
और x बराबर निकालेंगे तो 18 बटे नीचे आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 दूनी 4, 20, 140 संख्या आपकी आ गई। अब इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन से कैसे निकालते हैं। ऑप्शन इसका है 126, 140, 82 और 93। ये 4 ऑप्शन हैं इसके, ठीक है। अब सवाल फिर सुन लीजिए। किसी संख्या का 30% माने 1/3 लगभग, 33% 1/3 होता है, लेकिन 30% मतलब लगभग 1/3, तिहाई से कम, उस संख्या के 3/4 से, 3/4 से कितना कम है, 63 कम है। जब 63 कम उससे है तो ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे आप। बहुत आसान बता रहा हूं तरीका आप लोगों को। क्या कह रहा है, 1/3 कितना, 1/3 3/4 से कम है। x का यहाँ 1/3 दिया हुआ है और 3/4 दिया है, ठीक। 1/3 नहीं, 30% भाई, 30/100, 3/10 क्या है। सवाल को कैसे लगाते हैं ऑप्शन पकड़ के, इसको ध्यान से देखिए एक बार फिर से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कह रहा है कि 30% माने 30/100 माने 3/10 और 3/4। कहने का मतलब ये है कि अगर उस संख्या में संख्या गुणे उस संख्या का 3/10, उस संख्या का, यह समझा रहा हूं, आप लोग तुरंत वहां लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो 3/4, तो संख्या का गुणा 3/10 और संख्या का 3/4। कहने का मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे हमारा इशारा। कहने का मतलब ये संख्या जो है वो 4 से भी कट जाएगी भाग देने पे और 10 से भी कट जाएगी। इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। 93 कटेगा 10 से, नहीं कटेगा, मार दो तुरंत काटो। 82 कटेगा, नहीं कटेगा, काटो। 126 कटेगा, नहीं कटेगा, काटो। अच्छा, ये तो 10 से कट रहा है ना, ये क्या ऑप्शन कट रहा है ना, ये बस आसान, मारो 1 सेकंड का सवाल लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसको। फिर अगला सवाल देखो, अभी देखिए 3-4 सवाल आए थे शायद। फिर है 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं। कितने? 15 मजदूर एक, सवाल सुन लीजिए पहले। 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी? तो 15 मजदूर कितने में बनाते हैं भैया? 48 घंटे में। उल्टा भी पढ़िए जरा इसका तो मजा आएगा। 48 घंटे में 15 मजदूर काम को पूरा करते हैं या सड़क को बनाते हैं। 48 घंटे में 15 मजदूर बनाते हैं। अगर कमवा को 1 घंटा में करना हो तो 1 घंटा में करना हो तो मजदूर बढ़ जाएंगे। कितने घंटे से गुणा कर देंगे आप, इतने मजदूर हो जाएंगे। और कह रहा है कि उसी काम को 30 घंटे में पूरा करना हो तो कितने मजदूर लगेंगे? भाग कर दीजिए 30 से, बटे 30 कर दीजिए, या 45 घंटा दे दे, यहाँ 45 भी दे दे अगर, तो 45 से भाग कर दीजिए,
60 दे दे 60 घंटे में काम करने के लिए, 60 से भाग कर दीजिए। ठीक है। जब घंटा बढ़ेगा तो मजदूर कम होंगे, जब दिन बढ़ेगा तो मजदूर, दिन या घंटा बढ़ेगा तो कम होंगे। लेकिन घंटा या दिन अगर कम होता है तो मजदूर बढ़ जाएंगे। तो घंटा और दिन, अगर घंटा या दिन कम हो रहा है तो यहाँ पूरा हो जाएगा, मजदूर बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है फिर 30 घंटा में, तो घंटा 1 घंटा से बढ़ गया ना, तो यहाँ भाग हो जाएगी। अब 15 दूनी 30, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 मजदूर लगेंगे भैया, सड़क बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए एक सवाल और हुआ, 114 नंबर सवाल, इसको 5 सवाल लिखिए। फिर है एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है। क्या अनुपात क्या होगा? वृत्त के त्रिज्या के समानुपाती होगा कि वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा, कि वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, कि वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। अब देखिए, हमने कहा आप लोगों से पहले ही, परीक्षा में अगर 30 सवाल गणित के आ रहे हैं तो 20 सवाल तो ऐसे देता है कि लड़का थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो 20 सवाल कर ले जाए। 5 सवाल थोड़ा सा कठिन देता है कि अगर 5 सवाल कठिन देंगे तो लड़का अगर मेहनत किया रहेगा तभी करेगा उसको। ठीक है। और उसके बाद 2-3 सवाल उसमें ऐसे दिए जाते हैं कि अगर आप ज्यादा विद्वान बनने लगे कुछ तो लीजिए लगाइए, इसी में फंसे रहिए, फिर आपको मैथवे केवल आती है तो मैथवे लगाइए। ये सवाल उसी लिए पूछा गया है टेट के स्तर के अनुसार। अब देखिए, यह है वृत्त। ठीक है। अब कह रहा वृत्त के अंदर एक वर्ग है। ठीक है। तो कह रहा वृत्त के, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग। अब देखिए भैया, ये भुजा वर्ग की पता आपको है? नहीं पता। वृत्त का कुछ पता है? नहीं पता है। लेकिन त्रिज्या को किससे लिखते हैं आप? आर से। ठीक। ये त्रिज्या हो गई, ये हो गई आर, और यहां से अगर ये त्रिज्या आएगी तो ये भी तो आर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 2r। ये 2r क्या है? ये जो आपका वर्ग बना है, वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता क्या है? भुजा करड़ी में 2। अगर वर्ग की भुजा आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? इसी विकर्ण में, क्योंकि भुजा में करणी का 2 का गुणा किया गया है तो करणी में 2 से भाग दे देंगे, आ गया आपका विकर्ण। भुजा आपकी आ गई, ये 2 कट गया। ठीक। तो उसी तरीके से जब विकर्ण क्या हो गया? 2r, तो भुजा क्या हो जाएगी? 2r बटे √2। ये हो जाएगी इसके वर्ग की भुजा, और इसी का गुणा कर दीजिए 2r बटे √2। अब √2 2 बार गुणा होता है तो हो जाएगा 2, तो बटे कितना हो गया? 2, ऊपर 2r और 2r, 4r। ठीक है। स्क्वायर कितना? 4r स्क्वायर। 2 से कट गया, कितना हो गया? 2r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर।
अनुपात निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 22/7। ठीक है। अब देख लीजिए इसी के बीच अनुपात क्या है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, 22/7। ये 7 यहाँ है तो गुणे ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, आर स्क्वायर कट जाएगा, 7 संबंधे 11 का। कहने का मतलब ये वृत्त पर निर्भर ही नहीं करेगा, ये अनुपात हमेशा रहेगा, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो। यही पूछा कि वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है, आर का कहीं स्थान यहाँ आया ना, कोई मतलब नहीं है। फिर अब वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा। अगला ऑप्शन वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा। वर्ग की भुजा कहीं आई? वर्ग की भुजा आई कहीं पे? नहीं आई। फिर वर्ग के विकर्णों के बराबर होगा। विकर्ण का नाम इसमें कहीं आया या नहीं आया? इसका मतलब ये संबंध हमेशा बना रहेगा, वो चाहे वृत्त बड़ा हो चाहे छोटा हो, वृत्त के आकार पे निर्भर नहीं करेगा। सामान्य सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इतना घुमा दिया था उसको कि अगर आप ज़्यादा लगाते कुछ है उसको मैथ में, सोचते हैं कि 25 में 30 में हम 30 मार दें, 28 मार दें, 27 मार दें, तो उनके लिए है। बच्चा आओ तो 10 मिनट यहाँ दो, फिर समय देखोगे तो फिर अगला सवाल 3 खुद गलत करोगे आगे जाके। फिर आगे आइए आप, अगला है, अगला सवाल भी आपको नहीं पढ़ा। ठीक है, तो 5 सवाल हो गए हैं। 6,000 रुपये ब्याज की, रुपया 6,000 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। ठीक है, मूलधन कितना हो गया? देखिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा नहीं है। पूछेगा भी तो 2 साल का, 1 साल का निकाल करके उसी ब्याज का ब्याज उसी में जोड़ दीजिए, आ जाएगा। 1 साल का निकाल कर दूना कर दीजिए और पहले साल का ब्याज निकाल दीजिए, काम खत्म, चक्रवृद्धि भी आ गया। इससे अधिक नहीं पूछ पाएंगे। है क्या सवाल की रुपया 600 कह रहे हैं, मूलधन 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने ब्याज की दर से दर नहीं दिए हैं, ये दर नहीं दिए हैं भैया। कह रहे हैं साधारण ब्याज की दर से, दर समथिंग कुछ भी होगी, 4 वर्ष में। समय कितना दिया इन्होंने? 4 वर्ष। कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। 600 रुपया बढ़ के 720 होता है, तो उसका ब्याज कितना होगा? ब्याज उसका होगा 120 रुपया। 720 में से 600 घटा देंगे, मिश्रण तो आ गया इतना। ये क्या हो गया आपका भैया? ये ब्याज हो गया। अब तो आ गया आपका दर बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे नहीं, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। ब्याज कितना इसका है? 120 गुणे 100, ब्याज कितना हो गया? 120 आपने निकाला यहाँ से। ये सूत्र वहीं से है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये सूत्र यहीं से है। तो हो गया 120 गुणे 100 बटे समय हो गया आपका कितना दिया है यहाँ? 4 साल। अब मूलधन कितना हो गया? 600 रुपया। ये 0 0 से कट गया, ये 0 इस 0 सॉरी 120 इसको रहने ही देते हैं। ये दोनों 0 इस 0 से काट दीजिए। अब 6 से कटेगा, ये 6 दूनी 12 और 0 20। ये 4 से कटेगा, 4 5 20। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी थी? 5% थी। लेकिन ये सवाल यही खत्म नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं। कह रहे हैं ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा?
अगर ब्याज की दर यही 5 का 7% हो जाए तो क्या होगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हो गया? 600। दर कितनी हो गई? पहले 5 जब 7 हो गई। समय हो गया आपका 4 साल बटे 100। काट दीजिए। 7 छक्के 42। 42 गुणे 4 बराबर 84 और 168। 168 रुपया ब्याज हुआ, 600 रुपये मूलधन था, दोनों आपने जोड़ दिया, 768 रुपये आपका आ गया। कितना धन हो जाएगा? 768 रुपया हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि कौन सही नहीं? दो पूर्णांकों का योग छोड़ दीजिए, इसको भी 6 कर दीजिए। फिर है कि 30,070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं, आते तो वो एक लाइन के हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसको, इसलिए मैथ की भाषा होती, कंफ्यूजिया जाते हैं। कंफ्यूजियाई मत उसमें। कह रहा है कि 30,070 के सर्वाधिक निकट 17 या के निकट 17 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 30,070 के सर्वाधिक निकट। अभी इसका मतलब भी समझा देंगे। यहाँ पे इसी का मतलब मेन है। कुछ नहीं करना है, 17 से भाग दीजिए इसमें। ऐसे नहीं दे पाते हैं तो ऐसे दीजिए। 17 करने 17 दो बार करेंगे 34 जाएगा नहीं। ये कितना हो गया? 13। फिर ये कितना हो गया? 137। अब भैया 17 का पहाड़ा तो आपको याद ही होना चाहिए। 17 अट्ठे 136। एक बचा, उतार दिए 10। माने शेषफल कितना बच रहा है? 10। 17 से भाग जाने के लिए ये कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो संख्या विभाजित कौन है? 30,060 संख्या यहां तक तो विभाजित है भैया। 30,060 तो विभाजित है, हो जा रही है देखिए। लेकिन 70 रहेगा तो 10 हासिल बच जाएगा। तो 10 अगर घटाएंगे अगर आप उसमें 3070 में, तो ये हो गया 3060। और अगर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3077। ये दोनों संख्या कटेगी। अब कंफ्यूजन का असली दौर यहां शुरू होता है, वो भी खास करके परीक्षा में। तो 30,070 के इधर हो गया आपका 3060 और इधर हो गया 3077। तो 3070 के पहले जब 3060 पे आप आएंगे तो यहाँ पे 9 संख्याएं होंगी आपके लिए। ये 10वें नंबर पे आएगा। और इधर जाएंगे तो ये 6 संख्या होगी और ये 7वें नंबर पे आएगा। तो निकट कौन हुआ? निकट हुआ 3077। ठीक है, इस तरीके से सवाल हो गए आपके। छह सवाल ऐसे बचे जिसको हमने पढ़ाया नहीं और बताया नहीं। जितना पढ़ाया उसी पे इतने सवाल लग गए। लेकिन
24 सवाल तो लगे। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसका 60% करिए, जितना पढ़ाए हैं उसका 60% गेन करिए। ठीक है, 16 सवाल आप लगा लीजिए, तब भी 14 सवाल बचेगा। ठीक, 14 सवाल में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप ऑप्शन पकड़ के लगा देंगे या नहीं लगा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 सवाल को आप ABCD चाहे जो पकड़िए, एक ऑप्शन पकड़ के मारिए, सब रंग दीजिए जो छूटा हुआ है, बटे 4 से इसमें भाग दे दीजिए, होगा 4 चौका 16। ठीक है, तो 3 से लेके 5, तकदीर अगर आपकी गड़बड़ है तो 3 सवाल सही होंगे, तकदीर आपकी अच्छी है तो 5 सवाल सही होंगे। 3 तो होंगे ही होंगे। ये 3 सवाल आपने सही किया तो हो गया 16 + 3। जो मैथ कहते थे कि मैथ से सर बड़ा डर लगता है, मैथ मुझे नहीं आती है, तो देखिए ये कमाल, 19 नंबर तो सेट हो गया आपका। और इसी तरीके से पांचों कर लीजिए, 19 × 5 = 95, पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत आती है जब आप किसी पोर्शन को पूरा छोड़ देते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए आप इसमें 15 नंबर ही पाए, मान लीजिए 15 नंबर ही पाए, तो आपको कम से कम 15 नंबर पाना चाहिए, किसमें? बाल विकास में भी पाना चाहिए। ये 30 नंबर हो गया। हिंदी में 25 नंबर आप सेट कर लिए, संस्कृत में 25 नंबर सेट कर लिए। संस्कृत सर कैसे संस्कृत सेट कर लेंगे? हमने अध्ययन किया आज संस्कृत का, हमने देखा कितना आसान है। कल मैं बताऊंगा, 1 घंटे का पीरियड रहेगा, वो भी पता चलेगा कैसे सेट होता है, कितने आसानी के साथ। वो भी 25 सेट हो गया। पर्यावरण का आपका 20 तो हो ही जाएगा, 15 मान लेते हैं, 15 आप करेंगे पर्यावरण का, और उसके बाद फिर 15 आप छोड़ दीजिए, तो 4 और हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, मतलब या 18 मान लीजिए सब कुछ के लिए। इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 25 × 25 = 50, 10 × 60 = 68, 98 नंबर हो गया आपका। बोलिए जय बजरंगबली की, और जाइए मुस्कुरा कर एकदम आसान आराम से दीजिए। ये मान के चलिए कि सर ने मैथ में जितना पढ़ाया हम पूरा नहीं भी पढ़ पाए, पढ़ तो पूरा पाए आप, लेकिन पूरा अगर सवाल नहीं भी कर पाए तब भी कोई माई का लाल फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ है। बस रणनीति से चलिए, धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए, क्लास लंबी हो गई होगी आज की, और अभी मैं डालूंगा फिर, और इसी तरीके से पर्यावरण के मैं 100 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को कल शाम तक, और 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, गारंटी मान के चलिए। तो आप लोग पढ़िए और पेपर आप लोगों का अच्छा हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे।